हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में जैसे हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा कि गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होता है। ठीक, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त हमको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो अगर आप क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अच्छा सीख के आप आज जाएंगे और प्योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक एकदम आसान शब्दों में आप पढ़ेंगे और प्योरली कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप क्लास में अंत तक बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक, इसके विषय में आप जब दोस्तों को बताएंगे तो वैसे ही वो लोग जुड़ेंगे और हम लोगों की मेहनत भी सार्थक होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो है अच्छा कंटेंट जो है पहुँचेगा। तो उसमें आप लोग थोड़ा-सा सहयोग करें। ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ। जैसे अगर देखें तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। ठीक, दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। अब इसमें क्या होगा कि जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ हैं, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब ये देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जैसे कोई भी हमारा दर्पण है, देखिए दर्पण का जो ध्रुव होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा कि मान लीजिए ये हमारा जो दर्पण है, इसमें अगर देखें तो दर्पण का ध्रुव क्या होगा? इस प्रकार से हम दो दर्पण बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि एक होगा अवतल और दूसरा क्या होगा उत्तल। अब देखिए जैसे ये जो दर्प है ये हमारा अवतल है। ठीक, ये है अवतल। अवतल की पहचान क्या है? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की पहचान जैसे पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की हुई हो, परावर्तन कहाँ से हो? दबे हुए तल से हो। ठीक, ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण क्या होता है? इसके दबे हुए भाग पर कलई की होती है और परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए तल से होता है। ठीक, तो अब देखिए ये दो दर्पण हैं, इसमें दर्पण का ध्रुव क्या होगा? देखिए जो ये परावर्तक तल है, अगर इसमें देखें तो ये जो दर्पण है इसमें जो परावर्तक तल है, तो परावर्तन कहाँ से होगा? देखिए परावर्तन इसी तल से होगा क्योंकि ये इसके बाहरी भाग पर क्या है? कलई किया हुआ है। तो परावर्तन इसमें कहाँ से होगा? तो परावर्तन इसमें प्यारे बच्चों वो होगा यहाँ इस तल से। तो जो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, ये इसका जो मध्य बिंदु है इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें भी परावर्तक तल जो है इसका जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो अगर हम ध्रुव को परिभाषित करें तो ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे कि परावर्तक तल के, परावर्तक तल के
मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा परावर्तक तल होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उसी को हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। ठीक, तो आशा करते हैं ध्रुव आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जो हमारी पहली परिभाषा थी वो क्या थी? दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जो हमारा परावर्तक तल है, जैसे ये जो परावर्तक तल है इसका जो मध्य बिंदु है उसी को हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम दूसरी परिभाषा देखें तो क्या होगा? दूसरी परिभाषा अगर देखें तो क्या होगा इसमें? चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होगा? जैसे वक्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी गोले का कटा हुआ भाग। देखिए जैसे वक्रता केंद्र क्या होगा? यह है गोला। अगर देखिए ये अगर कोई खोखला गोला है तो इसका ये केंद्र होगा। ठीक, इस खोखले गोले का क्या है? ये केंद्र है, इसका अगर सेंटर है तो यहां पर देखें, अगर इसको हम वक्र बना दें, वक्र मतलब क्या होगा कि इसके कुछ भाग को हम काट दें। तो अगर हम इसके कुछ भाग को काट देंगे और ये मान लेते हैं कौन सा दर्पण है? हमारा अवतल दर्पण है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इस गोले का जो केंद्र है इस वक्र का भी वही क्या है? केंद्र है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारा ये गोलीय दर्पण है, जो ये गोलीय दर्पण है, ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है इसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ये जो गोलीय दर्पण है जिस कांच के खोखले गोले से काटा गया होगा, जिस भी कांच के खोखले गोले से, मान लीजिए इस कांच के अगर खोखले गोले से ये काटा गया है, ठीक, तो इसका जो केंद्र है वही क्या है? इस वक्र का भी क्या होगा? केंद्र होगा। तो इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये भी परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तीसरी परिभाषा की तरफ। अब देखिए तीसरी जो परिभाषा है वो क्या है? इसके मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसका, तो मुख्य अक्ष क्या होगा प्यारे बच्चों? अब देखिए अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें तो अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के अगर हम दर्पण को ले लें, ठीक, दोनों दर्पण का मतलब एक पर कलई कहाँ होगी? अंदर की सतह पर, और एक पर होगी बाहरी सतह पर। तो अब इस पर जैसे कलई हमने कर दिया बाह्य सतह पर तो इसको अवतल बना दिया। ठीक, और इस पर जो कलई हम लोग करेंगे वो करेंगे किस पर? इस अंदर वाली सतह पर। ठीक, तो इसको हम क्या बना देंगे? उत्तल बना देंगे। तो ये हमारा है अवतल
दर्पण और ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, मुख्य अक्ष। अब मान लेते हैं इसमें अगर देखें तो इसका इस जो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है उसको हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो भी परावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अब देखें तो इसका जो केंद्र होगा, मान लेते हैं ये जो इसका है केंद्र, इस वक्र का केंद्र C हो गया, और इसका केंद्र क्या होगा, वो इस तरफ होगा। ठीक, तो हमेशा जब वक्रता केंद्र देखेंगे तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक तल के पीछे होता है। ठीक, अर्थात परावर्तक पृष्ठ के ये पीछे स्थित है और ये परावर्तक पृष्ठ के आगे स्थित। ठीक, अब यहां पर अगर मुख्य अक्ष देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। अब देखिए जो ये सीपी को मिलाने वाली रेखा अगर देखें प्यारे बच्चों, तो ये जो सीपी है हमारा, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ये सीपी को मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या कह सकते हैं, यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हो गया मुख्य अक्ष। अर्थात अगर देखें तो क्या कह सकते हैं कि सीपी को मिलाने वाली रेखा, जैसे सी क्या है, सी है वक्रता केंद्र। ठीक, पी क्या है, ये है ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से अगर हम परिभाषा लिखें इसकी, तो मुख्य अक्ष क्या होगा, वक्रता केंद्र व पी का मतलब क्या है, ध्रुव। वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जो हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो आशा करते हैं मुख्य अक्ष आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष होता क्या है। ठीक है, अब ये सब परिभाषाएं पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर हम इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें और नोट्स बनाते चले हमारे साथ। ठीक है, और अगर आप निरंतर क्लास में बने रहते हैं और नोट्स अच्छे से बनाते रहते हैं, जो भी कहा जाए अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फिजिक्स में 25 में से 25 नंबर आपको बहुत आसानी के साथ मिलेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। अब हमको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए ये जो हमारा दर्पण है ये कौन सा है, ये है अवतल, ये है हमारा उत्तल। इसका जो C है वो इधर होगा और ध्रुव ये है, इसका ध्रुव ये है और C यहां होगा। ठीक, अब इसको अगर हम मिला दें तो इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक,
अब अगर देखें, जैसे सीपी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, वैसे ही प्यारे बच्चों देखें, अगर सी और पी के बीच की दूरी देखें, ये सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आर कहलाती है। ठीक, अब देखिए सी और पी के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों? वो होगी आर। इसका मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र, और पी का मतलब क्या है? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। सी क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र व पी का मतलब क्या है? ध्रुव। तो वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? इसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं ये भी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या के बाद हमको क्या करना है? मुख्य फोकस पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए मुख्य फोकस को अगर हम परिभाषित करें तो ये क्या होगा? इसको हमको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है थोड़ा अच्छे से। देखिए ये हो गया दोनों के मुख्य फोकस कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मुख्य फोकस होता क्या है। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये है अवतल। ठीक, ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि मुख्य फोकस होता क्या है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोनों दर्पणों को क्या करना है? अलग अलग बनाना है। और इसका ये है ध्रुव, इसका ये होगा ध्रुव। ठीक, यहाँ इसका सी है, ये इसका सी है। ठीक, अब इसको अगर हम मिला दें, ये इसको अगर मिला देंगे तो ये क्या होगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक, ये सी है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा कहलाएगा मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कि मुख्य फोकस होगा क्या। देखिए अगर कोई भी किरण ऐसी है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, देखिए जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, अब जैसे ये मुख्य अक्ष है, जो भी किरणें इसके समांतर चलेंगी, यहां से देखिए ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, जो भी किरणें हैं, जो भी क्या चल रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। तीर का निशान बनाना अति आवश्यक है कि कौन सी किरण किधर से जा रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की
किरणें। ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब जैसे जब इससे परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होगा कि जिस एक बिंदु पर मिलेंगी, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, ये यही क्या कहलाता है इसका, ये देखिए जिस परावर्तन के पश्चात ये जिस एक बिंदु पर मिल रही है उसे क्या कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। कौन से दर्पण का, ये है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक, ये प्यारे बच्चों क्या होगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा। अब यहां पर अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अब देखिए जो भी किरण इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, जैसे देखिए ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब ये इस प्रकार से परावर्तित होंगी। ठीक, अब ये जो है किरणें परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से, अब देखिए परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये जिस एक बिंदु से, यहां देखिए जिस एक बिंदु से ये फैलती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से, ये जिस बिंदु से फैलती हुई ये प्रतीत हो रही हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अब अगर हम उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की बात करें तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए जो किरणें चल रही हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके कैसे चल रही हैं, ये समांतर चल रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, दर्पण का उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, अगर दोनों को एक साथ हम परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए दोनों में किरणें कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर, जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में ये कौन सा दर्पण है, किस दर्पण में ये एक बिंदु पर मिल रही हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अथवा
इसमें देखें तो जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। ब्रैकेट में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ब्रैकेट में कौन सा दर्पण होगा प्यारे बच्चों? ये होगा कौन सा दर्पण? ये है उत्तल दर्पण। ठीक, का क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक, तो मुख्य फोकस क्या होगा? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर दोनों में किरणें चल रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं और किस दर्पण में मिल रही हैं? अवतल दर्पण। तो लिख देंगे अवतल दर्पण। अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्यारे बच्चों। आपको इसको ध्यान रखना है कि ये मुख्य फोकस होगा क्या। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्य फोकस। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम यहां पर फोकस दूरी की बात करें, अगली जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? इसकी फोकस दूरी। अब देखिए, यहां पर हम देखें तो अगर हम लिखें फोकस दूरी, कि फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, इसमें प्यारे बच्चों जो हमारी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? देखिए, ये है एफ और ये है पी। जितनी भी दूरियां हैं, कोई भी अगर दर्पण हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर कट आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कि जितनी भी दूरियां हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सभी दर्पण में जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि अगर फोकस दूरी का मतलब क्या है कि यहां जो ये ध्रुव है और इसके फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसकी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अर्थात अगर हम फोकस दूरी को परिभाषित करें तो फोकस दूरी को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे पी और एफ के बीच की दूरी, मतलब ध्रुव, पी क्या है? ध्रुव, व एफ क्या है? मुख्य फोकस। तो ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, ध्रुव व मुख्य फोकस, जो हमारा ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं ये भी परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, और एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि इस फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ रिलेशन कैसा है? इस फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ रिलेशन कैसा है? तो उसको अगर देखें तो देखिए, ये प्रश्न अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करना है?
संबंध लिखना है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो अब इसमें अगर हम संबंध की बात करें तो जो हमारी फोकस दूरी है प्यारे बच्चों, जो हमारी फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात अगर f बराबर देखेंगे तो ये होगा r/2। ये है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन। ठीक, ये है प्यारे बच्चों फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या के साथ रिलेशन कैसा होता है। ठीक, आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा। अगर एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, वो था जो हमारा पहला टॉपिक था इसमें, वो था दर्पण का ध्रुव। तो ये जो परावर्तक तल है इसका मध्यबिंदु जो है उसी को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक था वो था वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? ये जो गोलीय दर्पण है, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे अगर देखें तो सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो जो सी है और पी, ये सी और पी को जो मिलाने वाली रेखा है, सी का मतलब वक्रता केंद्र और पी का मतलब ध्रुव, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। यह हो गया हमारा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ये जो किसी गोले का जो कटा हुआ भाग होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वही क्या कहलाएगी? इस वक्र की भी त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात जो अगर हम देखें तो सी और पी के बीच की दूरी, ये जो दूरी है सी पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हम देखें अगर प्यारे बच्चों तो मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, जिस एक बिंदु पर मिलती है मतलब कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? ये एफ है और ये पी। एफ और पी के बीच की जो दूरी होगी उसी को फोकस दूरी कहते हैं। पी का मतलब क्या है? ध्रुव। और एफ का मतलब मुख्य फोकस। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें, तो वो लास्ट टॉपिक क्या था? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये 2 नंबर में पूछ लेता है ऐसे ही कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। मतलब एफ बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? वो होगा r/2। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक जो है पूरा करते हैं। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास और चीजें समझ में अच्छे से आई हों, तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लगातार निरंतर जब चैनल पर बने रहेंगे तो मैथ और साइंस के ऐसे ही क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।